गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। इस पाठ के जो रचनाकार हैं वो प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन जी हैं। तो आइए आज हम लोग को जो काव्य खंड पढ़ना है वह इस प्रकार है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर वह कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो पुनः हम एक बार संदर्भ हमारा पूर्ववत हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती नामक पाठ से लिया गया है। और प्रसंग में और इसके रचयिता का नाम जो है त्रिलोचन, प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में जो ग्राम्य बाला चंपा जो एक इस कविता की प्रमुख नायिका है उसके विषय में बताया गया है कि वह किस प्रकार अक्षर ज्ञान से अनभिज्ञ है, साक्षरता के महत्व से वह अपरिचित है, उसके विशेषताओं को किस प्रकार मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है कवि उसे पढ़ने लिखने के प्रति प्रेरित करता है, इस विषय में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि भावार्थ, इस जो काव्य खंड है इस काव्य खंड का क्या भावार्थ है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि को लगा कि यह जो बाला ग्राम्य बाला चंपा है यह पढ़ने लिखने के मर्म को नहीं जानती, पढ़ने लिखने के महत्व से यह पूरी तरह से अपरिचित है। सो इसे पढ़ने लिखने के महत्व को समझाना जो है अति आवश्यक, उससे ज़रूरी है कि बताया जाए कि पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व होता है। तो कवि कहते हैं मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि बड़े ही सरलतम रूप से, बड़े ही सरल अंदाज से चंपा के मन को टटोलते हुए उसको पढ़ने लिखने के प्रति प्रेरित करते हैं। इससे पहले भी एक बार प्रयास किया कि गांधी बाबा का उदाहरण देकर बताया कि गांधी बाबा ने भी कहा है पढ़ने लिखने के विषय में और पढ़ना लिखना अच्छा भी होता है। तो इसी आधार पर वह कहते हैं कि उसे प्रेरित करने के लिए पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि मैंने उसे समझाया। कवि कहते हैं त्रिलोचन जी ने कहा कि मैंने जो चंपा है मैंने उसको समझाया कि पढ़ लेना अच्छा है। पढ़ना लिखना जो है अच्छा है मतलब बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व होता है। एक व्यक्ति जो शिक्षित होता है तो उसका बोलचाल का ढंग, पहनावा, किस तरीके से अपने आप को किस तरह लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, अपनी बात को दूसरों के सामने कैसे रखना है, ये सब हुनर जो है व्यक्ति को पढ़ाई के द्वारा आता है। लेकिन यह जो सुदूर आंचलिक क्षेत्र की पृष्ठभूमि को आधार बना करके लिखी गई कविता है कि समाज में जो यह ग्राम्य बाला है पूरी तरह से अपरिचित है, पढ़ाई लिखाई को कुछ नहीं जानते, उसके लिए शब्द केवल अक्षर मात्र है, इंक जो स्याही का धब्बा मात्र, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो उसको पढ़ाई लिखाई की जो प्रेरणा देना बहुत ही जो टेढ़ी खीर जैसी है। तो इसी संदर्भ में बताते हैं कि मैंने चंपा को मोटिवेट करते हुए एक नई दिशा देते हुए बताया कि बेटा पढ़ लो और पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि तुम्हारे विपरीत जब तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति पड़ेगी, कोई मुसीबत पड़ेगी, उस समय तुम्हारे लिए जो पढ़ाई हेल्पफुल होगी, सहायता करेगी। लेकिन तुरंत उसने उसका प्रतिकार किया, वो विपक्ष में, ना पढ़ने के पक्ष में खड़े हो गई और पढ़ाई लिखाई के विपक्ष में खड़ी होते हुए कहती कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी। लेकिन कवि पुनः प्रयास करते हैं कि जो है वह चंपा को मोटिवेट कर सके, बता सके कि चंपा पढ़ ले सके। तो कहते हैं ब्याह तुम्हारा होगा। कवि यह बात जो है अच्छे से जानते हैं कि एक लड़की के लिए उस ब्याह का प्रसंग जो प्रणय प्रसंग होता है उसके लिए बहुत ही आनंददायक विषय होता है। तो निश्चित रूप से वह पति के सानिध्य और पति का जो प्रेम होता है उससे वह जो है उसका जो हृदय होता है वह आह्लादित हो जाता है। तो इसलिए कवि उसे पति के रूप में, पति के विषय में वाक्या बताते हुए उसे प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। ब्याह तुम्हारा होगा। तो प्रणय प्रसंग सुनकर के जो चंपा है उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव जो है वो
अभिहित होता है, जो प्रसन्नता का जो भाव है वो दिखाई देता है। पढ़ लिखना अच्छा होता है, ब्याह तुम्हारा होगा। जब पढ़ लिख लोगी, बड़ी हो जाओगी, पढ़ लिख लोगी, जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तुम गौने जाओगी। गौने मतलब विवाह के उपरांत जो लड़कियों का विदाई का जो होता है, पहले के समय में कम उम्र में जब लड़की वयस्क नहीं होती है, कम आयु में ही उसकी शादी हो जाती थी, 7 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद उसका गौना का प्रोसेस, मतलब कि उसको अपने मायके से पति के घर जाना होता है, तो उसका एक प्रक्रिया चलती है, इसको जो है गौना कहा जाता है। ग्रामीण परिवेश में इस भाषा को गौना का। लेकिन आज के समय में अब गौने का रिवाज जो है वो समाप्त हो गया है, लगभग समाप्त हो गया है। जहाँ पर कोई मान्यता होती है या लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे वहाँ नहीं सहता या कोई पारंपरिक कुछ प्रॉब्लम होती है, वहीं पे यह गौने का टर्म अभी भी यूज़ होता है। अदरवाइज यह पूरी तरह से आज के संदर्भ में बेमाने हैं, लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो बताते हैं कि पढ़ना लिखना जो होता है बहुत अच्छा होता है और बड़े ही सरल रूप से उस ग्राम्य बाला के हृदय तक पहुँचने का प्रयास कवि करते हैं कि तुम पढ़ लो, पढ़ लिख लोगी, जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, पढ़ने लिखने के उपरांत जब बड़ी हो जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी के बाद जब तुम विवाह के उपरांत पति के घर जब अपने जाओगी, तो क्या होगा कि जो है एक प्रकार की जो प्रथा है कि कुछ समय रहने के बाद रोजी रोटी के अवसर तलाशने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ दिन बालम संग साथ, दोनों एक ही समानार्थी है, संग और साथ। कवि कहते हैं कि कुछ दिन के लिए तुम्हारा पति जो है, बालम यानी पति, ग्रामीण अंचल का शब्द है बालम, कि कुछ दिन के लिए तुम्हारा पति जो है वो तुम्हारे साथ रहेगा और रोज फिर उसके बाद वह कलकत्ता चला है। कलकत्ता मतलब एक तरह का एक सांकेतिक रूप है कि ग्रामीण अंचल में, ग्राम्य रूप में आप देखते होंगे कि यह एक प्रक्रिया के तौर पे होता है कि अक्सर ही ऐसा होता है कि पूरा का पूरा गांव जो लड़के होते हैं, युवा होते हैं, वो कमाने के लिए, रोजगार करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए सुदूर क्षेत्र में चले जाते हैं। सुदूर क्षेत्र में चाहे वो कमाने के पर्पज से हो, चाहे वह अपने जीविकोपार्जन के लिए, मतलब कोई ना कोई उद्देश्य से वह घर से दूर उनको जाना ही पड़ता है। तो इस तथ्य से जो चंपा है इस तथ्य से पूरी तरह से परिचित है। उसको पता है कि लोग कमाने के लिए जो है दूर जाते हैं, सुदूर क्षेत्र जाते हैं। तो कलकत्ता तो एक सांकेतिक रूप है, कलकत्ता हो सकता है, मुंबई हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, कहीं भी रोजगार के लिए व्यक्ति जाए। तो इस विषय से चंपा परिचित है, उसको पता है कि लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं। तो इसी परिदृश्य को कवि, इस भावना को कवि अच्छे से जानते हैं, तो इसी तथ्य को उसके सामने रखते हैं। और चूंकि यह प्रणय प्रसंग है, तो प्रणय प्रसंग में उसको आनंद की अनुभूति होती है, उसको लगता है कि हाँ यह बात तो सही है। तो कहते हैं कि तुम्हारा ब्याह हो जाएगा और ब्याह के उपरांत जब तुम ससुराल चली जाओगी और तुम्हारा पति कुछ समय तुम्हारे साथ रहेगा, उसका सानिध्य तुम्हें कुछ दिन के लिए मिलेगा, और पुनः जब रोजगार हेतु किसी कारणवश जब उसे बाहर सुदूर कलकत्ता जाना पड़ेगा, तो तुमको तो यह जानती हो बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कलकत्ता जो शहर है, शहर मतलब उसके लिए देश जैसा है, क्योंकि उसने अपने जो ग्रामीण अंचल है, मतलब जो अक्सर आप देखते होंगे कि जो ग्राम्य जो जीवन है, वो ग्राम्य जीवन या कोई भी जब जिसको शिक्षा का, जहाँ पे शिक्षा का अभाव होता है, तो उन्हें ज़्यादा दूर जाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। लोग एजुकेशन के नाम पे, किसी के नाम पे वो बाहर निकलते हैं, जाते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वह अपने गांव से कभी बाहर निकली नहीं, तो उसे नहीं पता। तो वो कवि उन्हें समझाते हैं कि कलकत्ता जो है बड़ी दूर है, कलकत्ता इतना आसान नहीं है, एक घर से दूसरा घर नहीं है कि तुरंत निकली और वहाँ पर तुम पहुँच गई। बहुत दूर, बड़ी दूर, बड़ी मतलब काफ़ी जो डिस्टेंस है, दूरी है, काफ़ी दूरी है। कैसे उसे संदेशा दोगी? अगर तुम अपने हृदय की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करना चाहती हो, तुम उसे अपने पति को कुछ संदेश देना चाहती हो, तो चूंकि यह मर्म जो है उसके लिए दिल को छू लेने वाला है, तो इस मर्म से परिचित होकर के कवि समझाते हैं कि बहुत दूर है, और जब उसे संदेश तुम चाहोगी, कोई मन की बात कहना, संदेश भेजना, तो कैसे भेजोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? आज का समय तो है नहीं कि मोबाइल पे चैटिंग कर लिया, बात कर लिया, और यह बहुत पहले की बात होती है कि जिस समय केवल पत्र के द्वारा जो है संचार का आदान प्रदान किया जाता था।
तो कहते हैं कि कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। मान लो तुम ना भेजो, लेकिन अगर उसका पत्र आता है, प्रेम पत्र है, प्रणय पत्र है, तो उसको तुम कैसे पढ़ोगी? जब तुम पढ़ना लिखना नहीं जानोगी तो उसके पत्र को तुम नहीं पढ़ पाओगी, उसके मन की बात को तुम नहीं जान पाओगी। इसलिए अपने हृदय की भावना को वहाँ तक पहुँचाना और उसके मन की भाव को समझना, ये दोनों के लिए पढ़ना लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो गांधी बाबा ने भी कहा है, विपत्ति से समय में काम भी आएगा और प्रेरक प्रसंग में सहारा भी बनेगा। तुम्हारे हृदय की अनुभूतियों को कोई दूसरा, जब तुम नहीं पढ़ी लिखी होगी तो अपना लेटर किसी और से पढ़ाओगी, तो अपने मन की बात वो उतने सहज रूप से वह तुम्हारा पति नहीं लिख पाएगा या नहीं कह पाएगा। तो इसलिए पढ़ना लिखना जो होता है वह बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार इस पद में कवि ने चंपा को, जो ग्राम्य बाला है, उसको मोटिवेट करने का प्रयास किया, कि उसको दिशा निर्देशित करने का प्रयास किया कि वह पढ़ाई लिखाई को लेकर के प्रेरित हो सके। अब हम पढ़ेंगे काव्यगत सौंदर्य। तो काव्य सरल सहज भाव अनुकूल भाषा है। कवि ने बहुत ही शिक्षा के विषय को उठाने का प्रयास किया है और किस प्रकार एक ग्राम्य बाला के हृदय में प्रेम, जो शिक्षा के प्रति जो एक ज्योति होती है, वो शिक्षा की जो ज्योति होती है उसको जलाने का प्रयास जो है वो उसके द्वारा किया गया है। अभिव्यक्ति एकदम सरल है, सहज है और सादगीपूर्ण है। लेखक का समझाने का जो ढंग है, किस प्रकार लेखक ने समझाया है, उसका ढंग जो है चंपा के दिल को छू लेता है और वह प्रणय प्रसंग को सुनकर के वह आनंदित हो उठती है। ब्याह होना, गौना होना, बालन संग जाना, तो ये सब जो है ग्रामीण अंचल के जो तथ्य है, उसको ग्रामीण अंचल का जो दृश्य है उसको साकार करने में सक्षम है। तो इस प्रकार जब गांव में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग रोजी रोटी की तलाश में गांव से जब सुदूर क्षेत्र में दूर निकल जाते हैं, तो ऐसे समय में एक पत्र ही माध्यम बनता है, उनको सहारा मिलता है कि पत्र के द्वारा अपने अनुभव को वह दूसरे से साझा कर सके। तो जब व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तो इस जो पत्र का भी लाभ वह नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई के महत्व के प्रति जो है उस अबोध बालिका को सचेत करते हुए त्रिलोचन जी ने अपना योगदान दिया है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास के आगे की जो कविता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम पढ़ने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, कवि ने चंपा को पढ़ाई लिखाई के कौन से लाभ गिनाए? क्या कहते हैं कि क्यों पढ़ लो, कि तुम्हारा पति ही तो पहली बात तुम्हारे लिए लाभप्रद होगा, और दूसरी बात कि जब तुम्हारा पति चला जाएगा बाहर तो तुम उसको संदेश कैसे दोगे और उसके संदेश को तुम कैसे पढ़ोगी, इसलिए। दूसरा प्रश्न है, कवि ने नारी के मनोविज्ञान का सहारा लिया है, सिद्ध कीजिए। तो जो इसमें चंपा है, चंपा के लिए कवि अच्छे से जानते हैं कि जो एक स्त्री होती है उसके लिए पति का जो संदर्भ होता है, पति का जो विषय होता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो भावनात्मक रूप से उससे कनेक्ट होती है, जुड़ती है। तो इसलिए कवि ने पति के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, मनोवैज्ञानिकता का सहारा लिया, ताकि वह बात उसको आसानी से समझ में आ जाए, पढ़ने लिखने के प्रति प्रेरित हो सके। तो इस पर आधारित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको आप पढ़िए और अपने शब्दों में इसको समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।